सोचिए एक ऐसा संगठन जहां ना सिर्फ पोजीशन की होड़ है, ना कैमरा के सामने सेवा का दिखावा, सिर्फ अनुशासन और एक विचार। फिर ऐसा कैसे हुआ कि इसी विचार से निकले लोग आज देश की राजनीति, व्यापार और समाज की हर बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं। ये कहानी उस अजय प्लान की है जो एक छोटी सी शाखा से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक जा पहुंचा। ये कहानी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उस सोच की जिसने एक सदी के अंदर भारत की सियासत और समाज को बदल कर रख दिया। एक ऐसा संगठन जिस पर तीन तीन बार बैन लगा, जिसे मिटाने की हर कोशिश हुई, लेकिन हर बार वो ज्यादा ताकतवर बनकर लौटा। आखिर क्या है इसका राज? क्या यह देश को जोड़ने वाली ताकत है या तोड़ने वाली? चलिए आज इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। कहानी शुरू होती है करीब एक सदी पहले 1925 के नागपुर से। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, समाज में गहरी निराशा थी और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भी। इसी उथल पुथल के बीच एक डॉक्टर थे, नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार एक क्रांतिकारी थे, कांग्रेस में भी काम कर चुके थे और आज़ादी के आंदोलनों में भी जेल गए थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था कि मुट्ठी भर अंग्रेज करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज कैसे कर पा रहे हैं। उन्हें जवाब मिला, हमारे समाज में अनुशासन की कमी है, हम बटे हुए हैं। उन्हें लगा कि सियासी आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर ये समाज अनुशासित और एक नहीं हुआ तो हम उस आज़ादी को संभाल नहीं पाएंगे। इसी सोच को ज़मीन पर उतारने के लिए 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर के मोहितों के बाड़े में कुछ नौजवानों के साथ एक नई शुरुआत की। इसी को बाद में शाखा कहा गया। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, यहाँ जोशीले भाषण नहीं होते थे, यहाँ होते थे खेल कूद, कसरत और फिर एक साथ बैठकर देश, धर्म और संस्कृति पर चर्चा। हेडगेवार का मानना था कि राजनीति से ज़्यादा जरूरी राष्ट्र नीति है और राष्ट्र नीति की नींव है चरित्र निर्माण। उनका मकसद सत्ता पाना नहीं बल्कि ऐसे देशभक्त और अनुशासित लोग तैयार करना था जो बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करें। कुछ समय बाद इस आंदोलन को नाम मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्र मतलब जो राष्ट्र को सबसे ऊपर माने, स्वयंसेवक यानी जो अपनी मर्जी से बिना किसी लालच के सेवा करे, और संघ यानी इन सब को एक धागे में पिरोने वाला संगठन। हेडगेवार एक ऐसा बीज बो रहे थे जिसका फल शायद उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखना था, पर उन्हें यकीन था कि ये एक दिन एक बहुत बड़ा पेड़ जरूर बनेगा। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इंसान के मैं को तोड़कर हम की भावना जगाता था। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, एक ऐसी फैक्ट्री जहां व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ता में ढाला जाता था। हेडगेवार की बनाई शाखा की तरकीब किसी जादू की तरह काम करने लगी। मॉडल बहुत सरल था। रोजाना 1 घंटा खुले मैदान में एक स्वयंसेवक दूसरे शहर जाता और वहां नई शाखा शुरू कर देता। यह संगठन किसी विज्ञापन से नहीं बल्कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक तजुर्बे के आधार पर फैला रहा था। देखते ही देखते नागपुर से शुरू हुआ ये सिलसिला महाराष्ट्र और फिर पूरे देश में फैलने लगा। लेकिन जैसे जैसे संघ की ताकत बढ़ रही थी, उस पर सवाल भी उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल था आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका पर। आलोचक कहते हैं कि जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में सड़कों पर था, तब संघ ने इसमें सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया। इस पर संघ का नजरिया हमेशा अलग रहा। उसका मानना था कि उसका काम पॉलिटिकल आंदोलनों में कूदना नहीं बल्कि एक मजबूत समाज बनाना है जो भविष्य के भारत की नींव बनेगा। डॉक्टर हेडगेवार मानते थे कि कुछ दिन के जोश और आंदोलनों से अस्थायी बदलाव नहीं आ सकता। असली बदलाव के लिए व्यक्ति निर्माण की लंबी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। संघ खामोशी से अपना काम कर ही रहा था कि 30 जनवरी 1948 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्यारे नाथूराम गोडसे के तार कभी संघ से जुड़े होने की बात सामने आई और इसी आधार पर संघ पर गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगा। 4 फरवरी 1948 को सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। ये संघ के इतिहास का सबसे काला दौर और सबसे बड़ी परीक्षा थी। हजारों स्वयंसेवकों को जेल में डाल दिया गया। संघ के दूसरे सर संघचालक गुरु गोलवलकर ने प्रधानमंत्री नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल को कई चिट्ठियां लिखी, यह साबित करने के लिए कि संघ का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार अदालत ने संघ को गांधी हत्या के आरोपों से बरी कर दिया।
करीब 18 महीने बाद 11 जुलाई 1949 को संघ से बैन हटा लिया गया, लेकिन एक शर्त पर। संघ को अपना एक लिखित संविधान बनाना होगा और यह वादा करना होगा कि वो एक सांस्कृतिक संगठन ही रहेगा। इस पहले और सबसे भयानक तूफान ने संघ को तोड़ा नहीं, लेकिन उसे एक गहरा जख्म और एक अहम सबक जरूर दे गया। उसे समझ आ गया था कि समाज में अपनी बात रखने और अपने खिलाफ झूठे प्रचार का जवाब देने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। गांधी हत्या के आरोप और बैन से निकलने के बाद संघ एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट गया। गुरु गोलवलकर के नेतृत्व में संघ ने अपनी विचारधारा को और मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर स्वयं सेवकों को राष्ट्र स्वाहा इंद न मम, ये राष्ट्र के लिए है मेरा नहीं, के मंत्र को जीने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबें लिखी, जिनमें संघ की विचारधारा को विस्तार से समझाया गया। हालांकि इन लेखों के कुछ हिस्से, खासकर अल्पसंख्यकों पर लिखे विचारों को लेकर संघ की आज भी आलोचना होती है, लेकिन विचारधारा के साथ साथ संघ ने सेवा को अपने काम का सबसे बड़ा हथियार बनाया। देश पर जब भी कोई मुसीबत आती, खाकी शॉर्ट्स पहने स्वयं सेवक बिना बुलाए मदद के लिए पहुंच जाते। 1950 में असम में आए भयानक भूकंप से लेकर 1971 में ओडिशा के चक्रवात तक संघ के कार्यकर्ता राहत और बचाव के काम में सबसे आगे खड़े दिखते थे। लेकिन संघ के इतिहास में एक बड़ा मोड़ 1962 में आया, जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया। उस मुश्किल वक्त में संघ के स्वयंसेवक न सिर्फ सीमा पर सैनिकों की मदद की, बल्कि देश के अंदर शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा तक में प्रशासन का हाथ बटाया। उनकी इस निस्वार्थ देश सेवा से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1963 की गणतंत्र दिवस पैरेड में शामिल होने के लिए संघ को खास तौर पर न्योता भेजा। ये वही नेहरू थे जिनकी सरकार ने कभी संघ पर बैन लगाया था। दिल्ली के राजपथ पर लगभग 3000 स्वयंसेवकों ने अपने गणवेश में पैरेड की। यह संघ के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान और उसकी देशभक्ति पर लगी सरकारी मुहर जैसा था। इस एक घटना ने संघ के खिलाफ बने निगेटिव माहौल को काफी हद तक बदल दिया। 1962 की पैरेड ने संघ की इज्जत तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। वो परीक्षा आई 26 जून 1975 की आधी रात को, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। लोकतंत्र सस्पेंड कर दिया गया, लोगों के अधिकार छीन लिए गए और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आरएसएस पर एक बार फिर, यानी दूसरी बार, बैन लगा दिया गया। लेकिन इस बार संघ तैयार था। जैसे ही बैन लगा, संघ पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड हो गया। ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले दौर में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरा। संघ ने पूरे देश में तानाशाही के खिलाफ एक खामोश लेकिन असरदार आंदोलन छेड़ दिया। हजारों स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह करके जेलें भर दी। उन्होंने रातों रात पोस्टर छापे, पर्चे बांटे और लोगों तक सही खबरें पहुंचाने के लिए एक पैरेलल इंफॉर्मेशन सिस्टम खड़ा कर दिया। जब बड़े बड़े अखबार सरकार के सामने झुक गए थे, तब संघ की अंडरग्राउंड पत्रिकाएं लोकतंत्र की आवाज बनी हुई थी। इसी दौरान संघ ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। जेपी, जो कभी संघ की आलोचना करते थे, इमरजेंसी में संघ के कार्यकर्ताओं का अनुशासन और समर्पण देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मंच से कहा, अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। यह संघ के लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था। इमरजेंसी के 19 महीने संघ के लिए बहुत मुश्किल भरे थे, लेकिन इसी संघर्ष की आग में तपकर संघ सोना बन गया। जब 1977 में चुनाव हुए तो संघ ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई। संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनसंघ ने अपनी पहचान खत्म करके जनता पार्टी में विलय कर लिया। जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को बुरी तरह हराया और देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि ये सरकार आपसी लड़ाई की वजह से ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन इस तजुर्बे ने संघ को एक जरूरी सबक सिखाया। उसे समझ आया कि सिर्फ समाज सेवा से देश नहीं बदल सकता, देश की नीतियां बदलने के लिए राजनीतिक ताकत भी जरूरी है। इसी सोच का नतीजा था कि 1980 में जनसंघ के पुराने नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनाई। ये शाखा से सत्ता तक के सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक संगठन जिसने हमेशा राजनीति से दूर रहने की बात कही थी, अब उसने सत्ता के गलियारों में अपनी मजबूत एंट्री का फैसला कर लिया था। 1980 में बीजेपी के बनने के साथ ही भारतीय राजनीति में एक नया युग की शुरुआत हुई। शुरू में बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद को अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन 1984 के चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली। ये एक बहुत बड़ा झटका था। इस हार के बाद संघ और बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और अपनी असली विचारधारा यानी हिंदुत्व की तरफ लौटने का फैसला किया। इसी दौर में विश्व हिंदू परिषद
जो संघ परिवार का ही हिस्सा है, ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के आंदोलन को हवा दी। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने देश भर के हिंदुओं की भावनाओं को छू लिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली, जिसने इस आंदोलन में आग में घी का काम किया। बीजेपी इस आंदोलन का राजनीतिक चेहरा बन गई। यह दौर भारतीय समाज के लिए बहुत उथल पुथल वाला था। एक तरफ जहां हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन से जुड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश में मजहबी तनाव भी बढ़ रहा था। संघ पर समाज को बांटने और आक्रामक हिंदुत्व को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे। यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा 6 दिसंबर 1992 को, जब अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे को कार सेवकों की भीड़ ने गिरा दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए संघ और उसके सहयोगी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया और आरएसएस पर तीसरी बार बैन लगा दिया। इस पर देश का माहौल बिगाड़ने का गंभीर आरोप था। लेकिन इस बार बैन का असर बिल्कुल उल्टा हुआ। 90 के दशक तक संघ का संगठन इतना फैल चुका था कि इस बैन ने उसे कमजोर करने के बजाय राजनीतिक तौर पर और मजबूत कर दिया। समाज का एक बड़ा वर्ग इसे हिंदू अस्मिता पर हमला मानने लगा। जब बैन हटा तो बीजेपी एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी। 1996 के चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भले ये सरकार सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन इसने ये साबित कर दिया था कि अब बीजेपी और उसके पीछे खड़े संघ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरकार 1998 और 1999 में बीजेपी ने गठबंधन सरकारें बनाई और वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। जिस आंदोलन के कारण संघ पर तीसरा बैन लगा था, उसी आंदोलन ने उसे पहली बार दिल्ली की सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया था। 21वीं सदी में संघ ने एक नए अंदाज में एंट्री ली। अटल बिहारी वाजपेयी और फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकारें बनने के बाद संघ की भूमिका पर नई बहसें शुरू हुई। आलोचक अक्सर संघ को रिमोट कंट्रोल कहते हैं, जो पीछे से सरकार की नीतियां तय करता है। वहीं संघ का कहना है कि वो सरकार को सिर्फ राष्ट्र के मुद्दों पर सलाह देता है, रोज के काम में दखल नहीं देता। इस नए दौर में संघ ने समय के साथ खुद को काफी बदला है। संघ के मौजूदा सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कई ऐसी बातें कही जो संघ की पुरानी छवि से अलग है। उन्होंने गुरु गोलवलकर के कुछ पुराने विचारों से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाई, जो आज के समय में फिट नहीं बैठते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे उनकी पूजा का तरीका कोई भी हो, सांस्कृतिक रूप से हिंदू ही हैं। यह संघ की उस कोशिश को दिखाता है जहां अपनी मूल विचारधारा पर रहते हुए भी एक ज्यादा लचीली छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। संगठन के तौर पर भी संघ ने जबरदस्त फैलाव किया है। जो संघ कभी सिर्फ हिंदी राज्यों तक सीमित माना जाता था, आज वो तमिलनाडु, केरल, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। 2025 में संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरा कर चुका है और इस मौके तक उसका प्रभाव करोड़ लोगों तक पहुंचा चुका है। आज 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक सीधे शाखाओं से जुड़े हैं और एबीवीपी, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती जैसे संघ परिवार के अलग अलग संगठनों के जरिए इसका असर अनगिनत लोगों तक पहुंचता है। सेवा के काम आज भी संघ की पहली प्राथमिकता है। बाढ़ या भूकंप में मदद पहुंचाने से लेकर गांव का विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज में छुआछूत मिटाने जैसे अनगिनत क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक चुपचाप काम कर रहे हैं। ये नया संघ परंपरा और मॉडर्न सोच का एक अनोखा मिश्रण है, जो अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए नई चुनौतियों के लिए खुद को लगातार बदल रहा है। तो आखिर संघ का वो अजय प्लान क्या है, जिसे एक सदी से न सिर्फ जिंदा रखे हुए है बल्कि लगातार ताकतवर बना रहा है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई बातों में छिपा है। पहली और सबसे बड़ी कुंजी है शाखा। शाखा सिर्फ 1 घंटे की कसरत नहीं है, ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक लैब है जहां बचपन से ही किसी व्यक्ति के दिमाग में अनुशासन, देशभक्ति और एक खास विचारधारा के बीज बो दिए जाते हैं। खेल खेल में कहानियों के जरिए और एक रूटीन को फॉलो करते करते व्यक्ति का मैं धीरे धीरे संगठन और देश के समर्पण में बदल जाता है। यह धीमी लेकिन बेहद असरदार प्रक्रिया है जो वफादार कार्यकर्ता तैयार करती है। दूसरा राज है स्वयंसेवक, एक ऐसा वर्कर जो अपनी मर्जी से बिना सैलरी या पद के लालच के अपना समय, ताकत और पैसा भी संगठन के लिए लगाता है। यह संघ को एक ऐसी फौज देता है जिसका मुकाबला कोई कंपनी या राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। ये स्वयंसेवक ही संघ की रीढ़ है। तीसरा राज है एक मूल विचार पर टिके रहना, लेकिन जरूरत के हिसाब से बदलना। संघ का मूल विचार हिंदू राष्ट्र का है।
और वो उससे कभी नहीं हटा। लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते को लेकर उसने हमेशा लचीलापन दिखाया है। समय के हिसाब से अपनी रणनीति बदलना और पुराने पड़ चुके विचारों को छोड़ना, इसी कला ने संघ को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा है। चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ है संघ परिवार का नेटवर्क। संघ ने खुद को एक सांस्कृतिक संगठन तक ही सीमित रखा, लेकिन समाज के हर हिस्से पर असर डालने के लिए अलग अलग संगठन खड़े कर दिए। छात्रों के लिए एबीवीपी, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, धार्मिक कामों के लिए वीएचपी और राजनीति के लिए बीजेपी। ये एक मकड़ी के जाल जैसा नेटवर्क है जो समाज के हर कोने में संघ की विचारधारा और प्रभाव को पक्का करता है। और पांचवा राज है सब्र और लंबी सोच। संघ चुनावी जीत या हार में यकीन नहीं रखता, उसकी प्लानिंग दशकों और सदियों की होती है। उसका आखिरी मकसद सरकार बनाना नहीं, बल्कि अपने देश को दुनिया में सबसे शानदार बनाना है। इसके लिए वो व्यक्ति निर्माण को सबसे जरूरी मानता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर संघ का ये मूल काम कभी नहीं रुकता। यही 5 सूत्र मिलकर संघ के उस अजय प्लान को बनाते हैं, जो उसे 3 बैन, लगातार आलोचनाएं और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर संगठन बनाते हैं। नागपुर के एक छोटे से मैदान में कुछ नौजवानों के साथ शुरू हुई एक शाखा की ये कहानी आज भारत की सत्ता के शिखर तक पहुंच चुकी है। ये कहानी एक आइडिया की ताकत की कहानी है, एक आइडिया जिसे जब अनुशासन, समर्पण और एक सदी के सब्र के साथ सींचा जाता है तो वो किसी भी देश की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल आज भी खड़ा है, जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है। क्या आरएसएस भारत को जोड़ने वाली ताकत है, जैसा कि उसके सेवा कार्यों से लगता है, या फिर एक बांटने वाली सोच है, जैसा कि उसके आलोचक आरोप लगाते हैं? इसके कार्यकर्ता बाढ़ में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसी संगठन पर समाज को मजहब के नाम पर बांटने के आरोप भी लगते हैं। यह खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इसी की गोद से निकली है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आप संघ से सहमत हों या असहमत, आप उसे पसंद करें या नापसंद, लेकिन आज आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आरएसएस का ये 100 साल का सफ़र भारत के लिए एक कामयाबी की कहानी है या एक वार्निंग? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद है।